गाइस कैसे हैं सभी लोग। और आज से पॉलिटिक्स स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो पॉलिटी का डेली एक चैप्टर आपको मिल जाएगा वीडियोस में। एंड जो ये वीडियो है इसका बनाने का मोटिव सीधा ये है कि जो हिंदी मीडियम के जितने भी हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना, अच्छे से एक एक वर्ड को समझाना, एक एक लाइन को समझाना, बस यही इसका मोटिव है वीडियो का। एंड और एक तो ये एक रिविज़न पर्पज़ वीडियो है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें आपको फाउंडेशन टाइप से बता पाऊँ थोड़ा। तो मान लो अगर किसी ने पहले पढ़ा नहीं हो तो उसको भी बेनिफिट हो इससे देखने से। तो स्टार्ट करेंगे। तो हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यानी कि संविधान का निर्माण, ठीक है। तो संविधान है वो क्या है, कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो उस प्रकार के देश की नींव बनाते हैं जिसकी एक राष्ट्र आकांक्षा करता है। क्या बनाते हैं, क्या निर्धारित करता है, आदर्श निर्धारित करता है और देश की नींव बनाते हैं। ऐसे कुछ उन आदर्शों को निर्धारित करता है जो क्या करते हैं, राष्ट्र की आकांक्षा में क्या करते हैं, जिसकी एक राष्ट्र एक आकांक्षा करता है, ठीक है। तो संविधान की परंपरा की शुरुआत क्या था कि अमेरिका ने सबसे पहले अमेरिका के अंदर था सन 1787 में, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है कि भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। सब ध्यान रखेंगे, जो भारत का जो संविधान है वो आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से लचीला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ सभी लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान होने की संभावना होती है, वहाँ यह नहीं कि देशों के पास संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी कंट्री है लोकतांत्रिक, जितने भी देश हैं वहाँ संविधान होगा, ये संभावना होती है। लेकिन जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़रूरी नहीं कि वो कंट्री क्या हो, लोकतांत्रिक हो या फिर वो कंट्री रिपब्लिक हो। ये इसका कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं। जैसे इसका एग्जांपल रशिया देख लो। रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है बट डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो लोकतंत्र नहीं है उधर, ठीक है। तो संविधान हो ज़रूरी नहीं है कि वह कंट्री लोकतांत्रिक होगा, बट जो कंट्री लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये संभावना होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। एंड जो अमेरिका की जो स्वतंत्रता है वो कब हुई थी, 4 जुलाई 1776 को, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम आगे सरकार के विभिन्न रूप देखते हैं, कौन कौन कितने प्रकार की गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट का जो शासन होता है वो कितने टाइप से चलता है, या फिर गवर्नमेंट के टाइप कितने होते हैं। तो देखो एक तो होती है साम्यवादी क्या होती है कि उत्पादन के स्रोत या साधन सरकार द्वारा, यानी पूरा जो वर्चस्व है वो गवर्नमेंट का होता है उस पर। जैसे कि चीन में वही है, लाओस में, उत्तर कोरिया में, क्यूबा में और वियतनाम में, यानी एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम राजशाही। ये राजतंत्र होता है एक तरीके का, इसमें राजा का शासन होता है कि जो एक ऐसा शासन है जो व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा, विशेष रूप से राजा या सम्राट, जैसे उत्तर कोरिया में चलाया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा है सर्वसत्तावादी का मतलब क्या है, ये नागरिकों के जीवन पर शासक द्वारा पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है, कि जो नागरिक है उनके जीवन पर शासक के पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। कौन, सर्वसत्तावादी। फिर अगला है अल्पतंत्र क्या होता है, एक ऐसा शासन जिसमें कुछ लोग शासन करते हैं, जैसे ईरान, रूस वगैरह। इनमें क्या है कि ओलिगार्ची यानी कि कुछ लोगों के द्वारा किया गया शासन होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि जो संविधान सभा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। इसको ढंग से याद रखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले 1928 में क्या हुआ था कि जो भारतीय संविधान है उसका जो प्रारंभिक मसौदा था वो नेहरू रिपोर्ट थी, वो लखनऊ में दिया गया था, सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। फिर आ गया 1934, जो एम एन रॉय ने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। किन्होंने, एम एन रॉय ने, ठीक है। फिर आ गया 1935 में क्या हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने क्या किया था, आधिकारिक तौर पर एक संवैधानिक सभा की मांग की थी, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि ब्रिटेन से क्या कौन कौन से प्रस्ताव आए थे उस टाइम पे, उनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके दौरान क्या थे, जो भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश जो वायसराय कौन थे उस टाइम पे, लॉर्ड लिथगो द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। इस प्रस्ताव में युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया था, कि तो भारत से बोला गया था कि भारतीय लोगों से जो उस टाइम पे थोड़े बहुत अच्छे पद पर थे, कि आप लोगों को डोमिनियन स्टेट्स दे दिया जाएगा,
डोमिनियन स्टेट्स का मतलब है कि आप में से कुछ लोगों को हमारे द्वारा जो हमारे जो एक तरीके से प्रांत है उन पर शासन करने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन वो एक फ्रीडम नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे आ जाते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, ठीक है। इसमें क्या था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा देने की पेशकश थी, साथ ही एक नए संविधान मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का गठन ये दिया गया था। पर इसको भी क्या हुआ, अस्वीकार कर दिया हमारे लोगों ने। फिर उसके बाद आई वेवेल, 1945 में वेवेल आई, तो शिमला सम्मेलन हुआ था, उसके नाम से जाना जाता है इसको। तो वेवेल योजना में क्या था कि 1945 में आई थी। इसमें क्या था, भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, इनके द्वारा प्रस्तुत जिसका उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व वाली एक नई अंतरिम कार्यकारी परिषद बनाकर राजनीतिक गतिरोध को हल करना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस वजह से कि वो ऐसे चाह रहा था कि कैसे भी करके इनको संतुष्ट करके, और जो ये गतिरोध हो रहे हैं, जो विरोध उठ रहे हैं, तो इनको क्या है, दबाया जा सके। तो लेकिन ये भी क्या हुआ, ये भी अस्वीकार कर दी गई। तो देखो इसमें सबसे पहले थोड़ा डोमिनेंट स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। डोमिनेंट स्टेटस होता क्या है। तो डोमिनेंट स्थिति होती है कि जब कुछ देशों को दिया गया एक दर्जा है उनमें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए भी स्वशासित रहने की अनुमति देता है। डोमिनियन शब्द का अर्थ क्या है, वह जिस पर शासन किया जाता है, जिसका स्वामित्व होता है, उसी पर शासन किया जाता है। डोमिनियन स्टेटस पर टिप्पणी। डोमिनियन जो स्टेटस है दरवाजे की कील की तरह मृत है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये याद रखेंगे। मैंने बताया कि अधीन ब्रिटिश के ही रहना पड़ेगा, शासन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। फिर हम चलते हैं कि जो तीनों योजनाएं आई थी, ये क्या हुआ, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अंग्रेजों ने क्या था, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देने की पेशकश की थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। फिर चलते हैं हम, फिर आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे ब्रिटिश। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो केवल कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया था, क्योंकि इसलिए इसके अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। संविधान सभा का क्या किया गया, गठन। उसके बाद चलते हैं हम लोग, हाँ एक भाषण है, नियति के साथ भेंट, जो भाषण है ना, ये किन्होंने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के समक्ष दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति के साथ भेंट में नेहरू जी ने क्या किया, गांधी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी पीढ़ी सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, जो हमारे पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति गांधी जी, उनकी महत्वाकांक्षा क्या रही है, हर आँख से आंसू को पहुंचने की रही है, ठीक है। इसके बाद आया गाइस कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में मैंने बता दिया था आपको, अब इसके बारे में देखेंगे हम कि इसके अंदर क्या क्या था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर थे 389 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है, 389 मेंबर्स थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनमें से जो ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 296 और 93 कहाँ से कर रहे थे, 93 कर रहे थे रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। करने वाले मनोनीत सदस्य थे और निर्वाचित नहीं थे ये, ठीक है, बल्कि इनके शासक उन्हें मनोनीत करते थे, मनोनीत यानी नॉमिनेटेड थे ये। उसके बाद आ जाएंगे हम 296 में कहाँ से थे, ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उनमें से 292 में तो थे ब्रिटिश भारत के 11 गवर्नर प्रांत थे। पहले जैसे अब राज्य है ना, वैसे प्रांत हुआ करते थे, उस टाइम पे 11 ही गवर्नर प्रांत थे। और जो 4 सदस्य थे वो उस टाइम पे क्या थे, वो 4 थे कहाँ से, सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों वाले से थे। जैसे अजमेर था, एक अजमेर मारवाड़, दूसरा कुर्ग, तीसरा दिल्ली और चौथा बलूचिस्तान। ये 4 जो वो थे, ये 4 क्या थे, ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से क्या थे, नॉमिनेटेड थे, ठीक है, मतलब इन पे इलेक्शन थे, ठीक है। उसके बाद में आवंटन कैसे हुआ वो देखते हैं। तो जो सीटों का आवंटन हुआ था वो कैसे हुआ था, प्रत्येक आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों के बीच हुई, एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक सामान्य। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जानी थी। आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत था ये, ठीक है। और चुनाव की पद्धति क्या थी, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। फिर अब चुनाव में देखते हैं कि चुनाव के परिणाम क्या रहे। तो चुनाव कब हुए, जुलाई अगस्त 1946 में परिणाम हुए। बहुमत किसको मिले, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 सीटें। और निर्दलीय को कितनी मिली, 15 सीटें, ठीक है। और मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद शेष 299 सीटें रह गई विभाजन के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अंतरिम गवर्नमेंट। अंतरिम गवर्नमेंट में क्या हुआ
कि जो 2 सितंबर 1946 में 2 सितंबर 1946 को भारत की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक है। यह सरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता और देश के भारत और पाकिस्तान विभाजन तक चली थी। कौन सी अंतरिम गवर्नमेंट? 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। और कार्यकारी जो परिषद थे उनके अध्यक्ष कौन थे? भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल विस्काउंट वेवेल थे, जो फरवरी 1947 तक रहे थे। और फरवरी 1947 से लेकर और स्वतंत्रता तक चले थे हमारे लॉर्ड माउंट बैटन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अंतरिम जो सरकार हुई थी उसके जो सदस्य थे उन्होंने क्या क्या पद धारित किए थे, क्या क्या पद उनको मिले थे, वो देख लेते हैं। तो इनमें मुस्लिम लीग के भी हैं और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी हैं। तो इसमें जो कांग्रेस के हैं वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जो मुस्लिम लीग के हैं उनको आप छोड़ भी सकते हो, बट मैं तो बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सर्वोच्च सेनानायक कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक, ठीक है। उपाध्यक्ष विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के। गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण के, जहाँ पे भी गृह मंत्रालय आ जाए मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार, है ना, कांग्रेस के थे। कृषि और खाद्य में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस। वाणिज्य में कौन थे? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, मुस्लिम लीग के। रक्षा में बलदेव सिंह, कांग्रेस। वित्त में लियाकत अली खान, मुस्लिम लीग। स्वास्थ्य में गजनफर अली खान, मुस्लिम लीग। और श्रम में जगजीवन राम, श्रम में कौन थे? जगजीवन राम थे, कांग्रेस के, ठीक है। फिर कानून के कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग। शिक्षा और कला में थे सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस। रेलवे और संचार में थे रेलवे संचार डाक और वायु में अब्दुल रब निस्तार, मुस्लिम लीग। और उद्योग और आपूर्ति में थे जॉन मथाई, जो कि कहाँ के थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर आया उद्देश्य प्रस्ताव, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा के समक्ष क्या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था 1946 में, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद आई संविधान सभा की समितियाँ। तो देखो 2 प्रकार की समितियाँ थी। पहली तो थी 8 तो प्रमुख थी, और 13 जो लघु समितियाँ थी, 13 लघु समितियाँ। तो जो 8 प्रमुख समितियाँ हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर 13 लघु देखेंगे। तो 8 लघु में जो संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, यानी जो संघ और राज्य वाली जितनी भी समिति है, जिसमें भी संघ और राज्य आ रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू संभालेंगे। यानी जो संघ की है संघ शक्ति, संघ की संघ संविधान, और राज्य की राज्य समिति, ठीक है। फिर सरदार पटेल क्या करेंगे? प्रांतीय की जितनी भी है और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार। क्षेत्र संबंध आ गया, तो मतलब जैसे उन्होंने और क्षेत्र मिलाए भी तो थे यहाँ पे इंडिया के अंदर, उन्होंने 3 रियासतें मिक्स करी थी, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। तो उसके हिसाब से क्षेत्र देख लेंगे कि हम बहिष्कृत क्षेत्रों को मिलाने वाले, तो उस हिसाब से देख लेंगे कि इनकी जो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्र की सलाहकार समिति। और तीसरे देख लेंगे राजेंद्र प्रसाद, जहाँ पे भी नियम समिति या संचालन का काम आ जाए, एक राष्ट्रपति कम संचालन का होता है, तो उस तरीके से देख लेंगे कि जो प्रक्रिया और नियम समिति और संचालन समिति, इनके कौन है? इनके हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लघु समितियों पे। तो लघु समितियों के देख लेंगे। लघु समितियों के हैं वित्त और कर्मचारी वाली, वित्त की और कर्मचारी की राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर क्रेडेंशियल समिति, यानी क्रेडेंशियल समिति या प्रत्यय पत्र वाली है ना, इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। फिर है सदन समिति, हाउस कमेटी, बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति, बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य व्यवस्था समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जी.वी. मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति, एस. वरदाचारी। नागरिकता तदर्थ समिति, नागरिकता तदर्थ समिति किसकी थी? एस. वरदाचारी की। और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति, नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग, एस के धर। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी समिति, उषानाथ सेन, ठीक है। फिर आ जाते हैं मसूदा समिति पे। मसूदा समिति क्या थी कि जो स्थापना इसकी 29 अगस्त 1947 को हुई थी, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? 7। और अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जिन्हें आधुनिक मनु या मॉडर्न मैनू
आधुनिक मनुष्य के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य देखेंगे, 7 सदस्य थे इसमें टोटल। तो एक तो भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, एन माधव राव द्वारा प्रतिस्थापित, डी पी खेतान जो कि टी टी कृष्णमाचारी द्वारा स्थापित, और के एम मुंशी। ठीक है। फिर आ गया संविधान सभा का मसौदा। देखो मसौदा क्या है, मसौदा वो है जिससे हमारा जो संविधान है वो बना है, उसको बोलते हैं मसौदा, यानी कि जो स्टार्टिंग फेज़ होता है। तो मसौदे में क्या है, देख लेते हैं कि भाई 21 जो फरवरी तक 1948 को पहला मसौदा प्रकाशित किया था, और भारत के लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया था इस पर चर्चा करने के लिए। फिर 21 फरवरी से फिर 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष अंतिम मसौदा पेश किया। ठीक है। जो बी आर अम्बेडकर थे ना, वो क्या थे कि 1946 में विभाजन से पहले थे, जो बंगाल से संविधान सभा के चुने गए थे, लेकिन बाद में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए। ठीक है। फिर इसका वाचन हुआ, कितने दिन हुआ, पहला तो 5 दिन हुआ, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। फिर दूसरा हुआ 10 महीने और 3 दिन, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को। और फिर तीसरा हुआ 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। ठीक है। संविधान सभा के पहले दिन 211 सदस्य उपस्थित थे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं महत्वपूर्ण सत्र, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे संविधान सभा के। तो कुल सत्र आयोजित हुए थे 165 दिनों में 11, टोटल कितने हुए थे 11। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बजट कब हुआ था, तो बजट कितना था इसका संविधान सभा का, 64 लाख रुपए का था। ठीक है, संविधान निर्माण हेतु। पहला सत्र कब हुआ, 9 से 23 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया, 13 दिसंबर को स्वीकार हुआ, और जो 23 दिसंबर तक पहला सत्र आयोजित हुआ। फिर है 10वां 3 ही सत्र इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, फिर 10वां और फिर 11वां। ठीक है। 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949, और जो लास्ट का है वो 26 नवंबर को खत्म हुआ होगा, तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ये अंतिम सत्र था। ठीक है। अंतिम जो मसौदा है वो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 8 महीने का वाचन का समय दिया था, फरवरी में दिया था, नवंबर में अंतिम मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया था। ठीक है, 4 नवंबर 1948। फिर उसके बाद देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 संविधान में अपनाया गया, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, जो 26 नवंबर है 1949 संविधान को अपनाया गया था, इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 26 जनवरी को इस दिन लागू हुआ, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी चुनने के पीछे क्या रीज़न था, इस तिथि को चुनने के पीछे कारण क्या था, कारण ये था कि जो 1930 का लाहौर अधिवेशन हुआ था ना, उसमें 1929 के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसलिए। और मूलतः जो हमारा संविधान है उसमें 395 क्या है, अनुच्छेद है, मूलतः यानी पहले 8 जो जब बना था तब 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ठीक है, एक प्रस्तावना भी शामिल थी। फिर आ जाते हैं कि जो 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, कौन कौन से थे वो। पहला था नागरिकता 5 से 9 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 9 तक। ठीक है। दूसरा था चुनाव अनुच्छेद 324 से 329, और तीसरा था अंतरिम संसद, है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद आ गए संविधान सभा के कार्य। तो यह एक विधायिका कानून बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है। जीवी मावलंकर क्या थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अंतिम ने इसने संविधान निर्माण निकाय के रूप में काम किया उस टाइम पे। फिर हम आ जाते हैं, तो प्रथम संसद के रूप में माना जाता है इसको। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। और मई 2 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। और जो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, 26 जनवरी 1950 को। फिर संविधान सभा का कार्यकारण देख लेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था, पहली बैठक हुई थी, 211 सदस्य हुए थे। 9 दिसंबर से कब तक हुई थी बताओ, तो 9 से 23 दिसंबर तक। ठीक है, पहला सत्र हुआ था। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। फिर जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो कानूनी और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। ठीक है। मुख्य प्रारूपकार कौन थे, एस.एन. मुखर्जी। और जो हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284, जी 15 महिला सदस्य थी। इंपॉर्टेंट है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है संविधान सभा के सचिव कौन थे, एच.बी. अयंगर।
भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी। संविधान की भाषा है अंग्रेजी और संविधान के सुलेखक अंग्रेजी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हिंदी में वसंत कुमार वैद्य। इंग्लिश में कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी में वसंत कुमार वैद्य। ठीक है। फिर राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री और सरोजिनी नायडू यूपी की पहली राज्यपाल। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है फर्स्ट। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स को धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे और आप जैसे जैसे उनके क्लासेस को लें तो इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें। एक बार से आपको समझ में नहीं आएगा, बट 2 से 3 बार जैसे ही आप फेरोगे, जैसे जैसे आप 2 से 3 बार पढ़ते जाओगे, आप नोट्स निकाल, अगर आपके पास नोट्स है प्रिंट आउट, तो आप उसको निकाल कर इसको सुन सकते हो सिर्फ। और आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सारे नोट्स ही तो हैं। इन नोट्स को या देखते चलोगे आप तो 2 से 3 बार पढ़ोगे, उसमें आपके ब्रेन में ये इमेज फिट हो जाएगी। तो उससे आपको ये क्लियरली याद हो जाएगा, एक एक फैक्ट याद हो जाएगा। इनके वन लाइनर भी अगर जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई जिनमें स्टेटमेंट बेस, तो स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन नहीं आ रहे, स्टेटमेंट बेस ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आप ईजिली आप गैस कर लोगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे बैठ जाएगा। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट रख और पढ़ते रहें इसी तरीके से। आज के लिए